This is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified. And in today's video, we are going to cover our chapter number 4 from the Business Studies book, which is your planning. चलिए प्लानिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो भैया क्या होता है प्लानिंग? मैम प्लानिंग वही होता है जो आपने हमें चैप्टर 1 में बता दिया था। प्लानिंग मतलब डिसाइड करना है एडवांस में क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कौन करने वाला है, किसके थ्रू करवाने वाले हैं, everything. So we can say it is the first and the most basic function of the management और इसी के बारे में हम थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और डिटेल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो देखो प्लानिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग बिफोर डूइंग एनी एक्टिविटी, यानी कि जब भी हम काम करने से पहले किसी भी टास्क को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो सोच विचार करते हैं ना, दैट इज प्लानिंग। और ये प्लानिंग हमें काम को, हमारे एक्शंस को और ज्यादा सिस्टमेटिक और गोल ओरिएंटेड बना देती है। इसी प्लानिंग के अंदर हमें ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना होता है और फिर हमें ये भी देखना है कि कौन-कौन से ऐसे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं जो इस ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प कर सकते हैं हमें अचीव करने में, और उनमें से जो बेस्ट रहेगा वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इन अ वे आप कह सकते हो कि प्लानिंग एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज बिटवीन व्हाट? ब्रिज बिटवीन कि हम आज कहाँ हैं और हम फ्यूचर में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। सो वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, दैट ब्रिज इज द प्लानिंग, राइट? सो इट इज अ कंटिन्यूअस एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। बच्चे ये कंटिन्यूअस है, वैसे तो मैनेजमेंट के सारे ही फंक्शन आपकी जो है कंटिन्यूअस होते हैं। प्लानिंग क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपको जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ साल की 1 अप्रैल को आपने बैठ के प्लान बना दिया और पूरे साल आपका काम खत्म हो गया, नहीं। कंटिन्यूअसली आपको स्ट्रेटेजीज, प्लान, मेथड, ऑब्जेक्टिव्स ये सब आपको बनाना ही पड़ता है। तो इट इज कंटिन्यूअस नेचर एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, बिकॉज लॉजिकल तरीके से आप सोच रहे हो, फ्यूचर के लेकर आप जो है यहाँ पे प्लान बना रहे हो। सो इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। So planning is also closely related to the innovation and creativity. Innovation and creativity प्लानिंग का एक इंटर रिलेटेड या क्लोज रिलेटेड आपका वो कॉन्सेप्ट है या पार्ट है। बिकॉज आपको जब भी आइडियाज जनरेट करने हैं और आप चाहते हो कि मुझे बेस्ट आइडिया जो है मैं जनरेट कर सकूं, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन का तो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ लिया प्लानिंग के बारे में। और डेफिनेशन के अंदर ही सेम ही लाइन है जो मैंने पीछे लिखी हुई थी। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या क्या तरीके हैं काम को करने के, और उसमें से जो बेस्ट रहेगा वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे या सेलेक्ट कर लेंगे विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, राइट? सो दिस इज योर प्लानिंग डेफिनेशन। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग? देखिए पहली इंपॉर्टेंस आती है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। तो प्लानिंग कैसे हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है? हाउ द प्लानिंग इज प्रोवाइडिंग इज द डायरेक्शन। देखिए, विद इन प्लानिंग ना वी सेट एवरीथिंग, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, किसको कितने रिसोर्सेज मिलेंगे। सो वी आर चार्टिंग आउट एवरी पॉसिबल स्टेप्स एंड एवरी पॉसिबल थिंग एंड एक्टिविटी। सो इससे एक क्लियर पाथ हर एम्प्लॉइज को मिल जाएगा, उसके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। और हर ऑब्जेक्टिव हर डिपार्टमेंट के लिए इतने अच्छे से आपने डिफाइन किया हुआ है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रहेगी। बाय द वे कोऑर्डिनेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब जिस तरीके से एक सिंक्रोनाइजेशन बनता है ना, जो तालमेल बनता है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, कि हर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन वही है, राइट? एंड विदाउट प्लानिंग ना एम्प्लॉयज को हमेशा डायरेक्शन भी नहीं मिलेगी और एफिशिएंसी भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है। सो यस, प्लानिंग प्रोवाइड अस दैट डायरेक्शन। Now second came point comes the planning reduces the risk of uncertainty। तो भाई प्लानिंग कैसे रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी? बिकॉज प्लानिंग विल वी डू प्लानिंग ना वी डू एनालिसिस ऑफ आवर बिजनेस एनवायरनमेंट। जब भी हम प्लानिंग करते हैं हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। आई होप आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया होगा, तो आपको मन में क्लियर होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या एलिमेंट आते हैं, बेटे, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, और जो भी मेरा रह गया होगा कोई भी टेक्नोलॉजिकल, ये सब। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी पहले पहले समझनी पड़ती है, उनका एनालिसिस करना पड़ता है, देन ओनली वी कैन स्टार्ट आवर प्लानिंग, राइट? तो प्लानिंग जो है ना हेल्प करती है मैनेजर को टू एंटिसिपेट द फ्यूचर। एंटिसिपेट का मतलब आप जस्ट यहाँ पे सोच विचार कर रहे हैं, आप एक अनुमान लगा रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, राइट? और क्या हो सकता है के बेसिस पर ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जितनी भी बुरी से बुरी, अनएक्सपेक्टेड या अच्छी से अच्छी सिचुएशन हो सकती है ना, उन सभी को माइंड में रखते हुए हम अपना जो है रिस्पॉन्स एज अ प्लान यहाँ पे रेडी करते हैं, राइट? तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को खत्म तो नहीं बोलूंगी, रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? थर्ड पॉइंट आता है कि प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अब प्लानिंग कैसे ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है? क्योंकि प्लानिंग ने रोल में क्लैरिटी पहले ही दे दिया, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। आपके टाइम, मनी, एफर्ट जितने भी रिसोर्सेज है आपको एफिशिएंटली यूज करना है। सो ऐसे में आप जो है
किसी भी तरीके से यहाँ पे ना तो ओवरलैपिंग टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे और ना ही कोई वेस्टफुल एक्टिविटी यहाँ पे हो रही होगी। थर्ड पॉइंट आता है कि प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको सोचना है, अगर आपको सोचना है और आप चाहते हो कि मेरे पास नई नई स्ट्रेटेजी आ जाए जो मेरे को ग्रोथ एक्सपेंशन और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज यहाँ पे दे सकें, तो उसके लिए आपको और थिंकिंग करनी पड़ेगी, और वो थिंकिंग आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन से ही आ सकती है। सो यस, जब आप प्लानिंग करते हो तो कहीं ना कहीं इनोवेशन और इनोवेटिव आइडियाज को आप प्रमोट करते हो। सो प्लानिंग जो है वो फैसिलिटेट करता है हमें डिसीजन मेकिंग में। यस बच्चे, आपका प्लानिंग का जो प्रोसेस है ना, वहाँ जब आप पढ़ोगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्लानिंग जो है अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग के लिए किया जा रहा है। क्योंकि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन आएँगे किसी भी टास्क या एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। आपको कौन-सा सेलेक्ट करना है? बेस्ट। अब बेस्ट कैसे पता चलेगा? मैम अपने रैशनल होके सोचना है, लॉजिकल सोचना है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि आपका जो प्लानिंग है वो फैसिलिटेट करेगा, आपको हेल्प करेगा कि आप अच्छे से अच्छा डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा कि प्लानिंग जो है ना एस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखिए हमारे मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग करना। कंट्रोलिंग में हमें क्या करना होता है? कंट्रोलिंग में हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना होता है, ताकि पता चले कि कितना ठीक कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड आपको चाहिए टू मेक दैट कंपैरिजन, वो आपको प्लानिंग में ही एस्टेब्लिश करने होते हैं। क्योंकि गोल अचीव करोगे तो इन अ वे आप स्टैंडर्ड ही अचीव कर रहे हो ना, राइट? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। अब प्लानिंग की इम्पोर्टेंस देख ली, अब इसके फीचर देख लेते हैं। जनरली वैसे ऐसा होता है कि फीचर पहले मिलते हैं और आपको बाद में इम्पोर्टेंस मिलती है, बट इस चैप्टर में थोड़ा उल्टा किया हुआ है। सेम पॉइंट्स रहेंगे जो इम्पोर्टेंस में पड़े हैं, थोड़ा-सा वे ऑफ राइटिंग जहाँ पे चेंज है, बाकी सब सेम है। जैसे अभी बोला था कि प्लानिंग हेल्प करता है हमें डिसीजन मेकिंग करने में, तो डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव ही होता है ना। तो आपने बोला कि प्लानिंग जो है फोकस करेगा कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर सकें, या फिर कैसे हमें डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए। तो प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड और पर्पसफुल एक्टिविटी है। स्टार्ट होती है ऑब्जेक्टिव को सेट करने से और खत्म भी वहीं से होती है। तो हर प्लान जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ही रखा जाता है। याद रखना कि जब तक आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे, प्लानिंग आपकी मीनिंगलेस रहेगी। यानी कि आपको पता ही नहीं है आपको पहुँचना कहाँ है, तो रास्ता आपने कौन-सा ले लिया, आप उसमें गुम भी हो सकते हो और आपको शायद समझ में भी ना आए कि कितना टाइम लगेगा, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। देन प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। पहला फंक्शन है वही मैनेजमेंट का। हमें सारे फंक्शंस के नाम याद होने चाहिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उनमें से सबसे पहला क्या आता है? प्लानिंग है। तो एक तरीके से ये फाउंडेशन है बाकी की सारी एक्टिविटीज का। विदाउट प्लानिंग क्या आप ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हो, स्टाफिंग कर सकते हो, डायरेक्टिंग कर सकते हो, कंट्रोलिंग कर सकते हैं? तो जवाब क्या है? नो मैम, नहीं हो सकता। तो एक तरीके से प्लानिंग वो फंक्शन है जो बाकी सारे फंक्शंस को गाइडेंस और डायरेक्शन देता है। तो इट इज अ प्रेमिसी ऑफ प्लानिंग, राइट? तो प्लानिंग इज ऑल्सो परवेजिव। परवेजिव मतलब जैसे मैनेजमेंट हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है, सेम वे पे प्लानिंग भी जो है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होती है। चाहे टॉप लेवल को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी हो, चाहे मिडिल लेवल के लोगों को टेक्टिकल यानी कि थोड़ा बहुत जो आपका टेक्टिक्स होते हैं वो प्लानिंग करनी है, लोअर लेवल को ऑपरेशनल लेवल के लिए प्लानिंग करनी हो। तो हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पे आपको जो है चाहिए। तो इसका जो स्कोप और नेचर का है वो डिफर कर सकता है। यानी कि कौन किस तरह की प्लानिंग कर रहा है वो डिफर हो सकता है, बट रिक्वायरमेंट at every stage is must. देन प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। बच्चों देखो, प्लानिंग में क्या होता है ना, हम प्लान बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर देखते हैं ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बेसिस पे रीप्लानिंग होता है। तो इट इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, फाइन। और वैसे भी प्लान जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही बनते हैं। जैसे वो पीरियड ओवर होता है तो रिव्यू होता है, और रिप्लेस भी हो सकता है हमारा पीरियड या प्लान। सो प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचरिस्टिक है। ऑफ कोर्स हम जब तक प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, हम एक एस्टिमेशन नहीं लगाएंगे, एंटीसिपेट नहीं करेंगे, तब तक तो हम प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं, राइट? क्योंकि प्लानिंग जो है हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। तो फोरकास्टिंग पे बेस्ड होता है, एनालिसिस पे बेस्ड होता है कि आप क्या कर रहे हो। जो मैनेजर को लगता है कि ये चेंज हो सकता है, अकॉर्डिंगली वो अपना प्लान बनाते हैं। तो ये एक फॉरवर्ड लुकिंग ऑप्शन है। कैसा फंक्शन है? ये एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ये सारे पॉइंट सेम ही लिखे हुए हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है, और यही आपका इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रल पार्ट है प्लानिंग का। तो प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग के बारे में ही है। अब प्लानिंग जो है एक मेंटल एक्सरसाइज है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपने बोला है कि प्लानिंग इज अबाउट लाइक क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव मेथड्स, राइट? तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जहाँ आपको सोचना है और चीजों को एनालाइज करना है कि इसके लिए आपको फ्यूचर ओरिएंटेड होना पड़ेगा, इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको सीखना होगा। तो इट्स नॉट अ गेस वर्क, ये बहुत सिस्टमेटिक और लॉजिकल थिंकिंग है। तो इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम आप पढ़ लेते हैं लिमिटेशन।
लिमिटेशन की भी बात कर लेते हैं। अभी तक हमने सारी अच्छी बातें देख ली हैं, तो चलिए लिमिटेशन भी आपको बता देती हूँ। देखिए, पहला लिमिटेशन आता है कि प्लानिंग जो है थोड़ा-सा चीज़ों को रिजिड कर देती है। रिजिड कैसे? कि आपको बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन है ना आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आप देखिए बच्चा देख रहे हो कितने स्ट्रेस में है। तो सेम वे में प्लान जो होते हैं वो चीज़ों को फिक्स कर देते हैं। तो हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, जो हमारी हम कह तो रहे हैं कि प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट इनोवेटिव आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी, बट वो क्रिएटिविटी तो सारे टॉप लेवल के मैनेजर्स ने ले ली ना। हमारे पास तो आते-आते नहीं तो ऑपरेशन लेवल तक तो आते-आते चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं। तो समटाइम्स जब सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं तो आपको वो प्लान वैसे भी वर्क नहीं करता। तो इस तरीके से कभी-कभी जो रिजिड प्लान होते हैं ना वो डायनामिक बिज़नेस एनवायरनमेंट को सूट भी नहीं करते। तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है, जो कि है नहीं। तो प्लानिंग की बहुत बड़ी कमी है कि प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी बना देता है, चीज़ों को फिक्स कर देता है। देन प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। अब आप बताइए जब आपने अपनी प्लानिंग की थी तो आपने फोरकास्टिंग की थी, आपने एक एंटिसिपेट किया था कि फ्यूचर में लाइकली सिचुएशन क्या हो सकती है, बट वी नेवर नो। अनसर्टेनिटी को आप जीरो तो नहीं कर सकते ना। यू मे ट्राई टू मिनिमाइज द अनसर्टेनिटी बट यू कैन नेवर ब्रॉट इट टू जीरो। सो सेम वे जब बिजनेस एनवायरनमेंट आपका चेंज होता है, इकोनॉमिक पॉलिटिकली सारे फैक्टर्स आपके चेंज होते हैं, तो अगर आपने उसको एक्यूरेटली प्रोडिक्ट नहीं किया तो आपकी प्लानिंग क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी इनइफेक्टिव हो जाएगी। और वैसे भी प्लानिंग से आप फ्यूचर नहीं देख सकते, राइट? देन प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को असल में खत्म कर रहा है। कैसे? क्योंकि प्लानिंग यूजुअली कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। लोअर लेवल की एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं? सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन। तो उनका तो कोई इनिशिएटिव नहीं है ना, उनकी तो कोई क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं है। तो एम्प्लॉइज जो है वो सोच भी नहीं सकते इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। भैया खर्चा बहुत आता है। प्लानिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि 10 लोग 4 लोग बैठेंगे मिलके और डिस्कशन करेंगे। प्लानिंग में आपका डाटा कलेक्ट होता है, आपका कॉस्ट बहुत फोरकास्टिंग होती है, मीटिंग होती है, एनालिसिस होते हैं और कभी-कभी तो देखा गया है कि कॉस्ट जो है ना वो बेनिफिट को भी एक्सीड कर जाती है, राइट? तो प्लानिंग में खर्चा तो आता है। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। हाँ भाई, 5 मिनट के अंदर प्लानिंग भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि आपको 5 दिन भी लग जाए या फिर 50 भी। तो प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर डिटेल प्लानिंग आपको चाहिए तो आपको टाइम लगेगा और डिले में एक्शन डिले हो जाएंगे, राइट? यानी कि जितना टाइम आप प्लानिंग करने में लेंगे उतना आपके डिले हो जाएंगे एक्शन, और हो सकता है आप कोई अपॉर्चुनिटी भी लूज कर जाओ। देन प्लानिंग से कभी भी आप सक्सेस की गारंटी नहीं ले सकते। ये एक फ्रेमवर्क है जो हेल्प करता है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, लेकिन आपको भी पता है कि गाइडेंस हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकती। तो लाइकवाइज़ जब भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके यहाँ चेंज हो जाते हैं ना, तो आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि मैं जो हूँ एक बढ़िया सी ड्रिंक बनाना चाहता हूँ और इस चीज़ का मैं बिज़नेस यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है? कोई भी बेवरेज आप लेकर आते हो मार्केट के अंदर। अब आप तो बड़ी टेस्टी सी बेवरेज लेकर आ गए, लेकिन गवर्नमेंट का इधर से फरमान जारी हो गया कि नहीं, अब जो भी बेवरेज होनी चाहिए वो सिर्फ हेल्दी या डाइट बेसिस पे होनी चाहिए, बाकी की कोई चीज को मार्केटेड नहीं किया जाएगा। तो आपका तो बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो यही है कि प्लानिंग कभी भी आपको गारंटी नहीं दे सकती सक्सेस की। अब आते हैं हमारे प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर। तो देखिए, ये एक छोटा-सा आपको प्लानिंग प्रोसेस यहाँ बताया गया कि कोई भी प्लान जो है वो आइडिया से स्टार्ट होता है। फिर आप चीज़ों को एनालाइज़ करते हो, फिर आप सोचते हो कि देखते हो फ्यूचर में क्या हो सकता है, फिर डेवलप करते हो प्लान को, इम्प्लीमेंट करते हो और लास्ट में इवैल्यूएट करते हो। तो ये है आपका प्लानिंग प्रोसेस जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करने के लिए क्या चाहिए? एक गोल चाहिए, राइट? सो गोल आपका या ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश करना आपका फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग के अंदर। ध्यान रखिए जो आपके गोल होने चाहिए वो बहुत क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेज़रेबल होने चाहिए, और यही जो चीज़ें हैं ना उसको एक परफेक्ट गोल या ऑब्जेक्टिव बनाएगी, राइट? क्योंकि आपको भी पता है कि इसी गोल के बेसिस पे आपके सारे के सारे एक्शन और डिसीजन आने वाले टाइम में होंगे। तो अगर यही गलत है या फिर यही ठीक से नहीं किया तो पूरा प्रोसेस आपका किसी भी यूज़ का नहीं रहेगा। तो पहला स्टेप आता है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कि भैया ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, गोल डिसाइड करो। सेकंड स्टेप आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या होते हैं? देखिए, प्रीमाइसेस होते हैं जो मैंने आपको कहा कि आप जब भी प्लान करते हो तो आप तो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो। तो आपको फ्यूचर थोड़ी दिखता है। यू आर नॉट समबडी हु कैन फोरकास्ट द थिंग्स एक्यूरेटली। नोबडी एक्चुअली कैन डू। देन आप जब फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो तो आप एक्चुअली अजम्पशन लगा रहे हो कि ये हो सकता है, और वो कैसे लगाते हो? आप फोरकास्ट कर रहे हो, पास्ट का डेटा या ट्रेंड देख रहे हो, या अपने बिजनेस की पॉलिसीज को आप थोड़ा सा एज ए गाइडिंग टूल यूज करते हो। तो ये जो डेवलपिंग है ना, प्रेमाइजेस आपको बनाने पड़ते हैं। यानी कि कभी भी आपको प्लानिंग करनी है तो आपको कुछ अजम्पशन यहाँ पर लेके चलनी पड़ेगी। बच्चे, इन्हीं assumptions को यहाँ कहा जाता है premises, right? So all manager must agree on these assumptions and accurate premises are essential for effective planning. जितना अच्छी आपने premises decide की होंगी उतना ही effective आपका plan होगा, right?
थर्ड स्टेप हमारे आता है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। अब आपको जो गोल स्टेब्लिश हो गया, आपने ये भी सोच लिया कि फ्यूचर की लाइकली सिचुएशंस क्या हो सकती है। अब आपको देखना है कि काम को करने के कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, अल्टरनेटिव्स हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेट्स हो सकते हैं। आपको सारे यहाँ पे ढूँढने हैं। ढूँढने के बाद आपको उन सभी को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट कैसे करोगे? ऐसे नहीं कि प्लान ए सही लग रहा है या प्लान बी। आपको इवैल्यूएट करना है कि कॉस्ट किसमें ज़्यादा है, रिस्क किसमें ज़्यादा है, रिटर्न किसमें ज़्यादा है। किसके एडवांटेज ज़्यादा है, किसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है, एंड देन आपको यहाँ पे मोस्ट जो सूटेबल प्लान है ना, उसको यहाँ पे आपने करना है सिलेक्ट, राइट? अब आते हैं हमारे जैसे ही आपने सारा कुछ इवैल्यूएशन कर ही लिया, आपको पता चल गया कि ना ए सही, ना बी सही, ना डी सही और ये कुछ अल्टरनेटिव प्लान ही यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। तो बेसिकली आप अब सेलेक्ट करने वाले हो कि ये वाला जो है ना, ये मोस्ट फीज़िबल भी है। फीज़िबिलिटी का बेसिकली मतलब होता है जब आप किस चीज़ को अचीव कर सको या जो चीज़ इम्प्लीमेंटेबल हो, ठीक है? और प्रॉफिटेबल भी है। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जो है वो आपको सेलेक्ट करना है और ये कॉम्बिनेशन कैसे सेलेक्ट होगा? मैनेजर के एक्सपीरियंस और उनके जजमेंट पे डिपेंड करता है। देन आप इस प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे, रिसोर्सेज, मशीनरी जो भी सब चाहिए अरेंज करो, सभी डिपार्टमेंट्स को ये प्लान बताओ और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी मस्ट है, राइट? लास्ट हमारे पास आता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लान कर दिया, आपने सबको गाइड कर दिया, टीचर जी बन गए आप और आपका काम हो गया खत्म। नहीं, आपका काम कभी भी खत्म नहीं होता, आपको लेना होता है फॉलो। फॉलो अप का मतलब है कंटिन्यूअसली आप प्लान को मॉनिटर करोगे और रिव्यू भी करोगे। परफॉर्मेंस को कंपेयर भी करते रहोगे कि जो चाहते थे उसी के लिए काम हो रहा है कि नहीं। कोई डेविएशन अगर पता लग जाए तो करेक्ट भी करोगे ताकि आप सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन कर पाओ। सो ये थे आपका प्लानिंग प्रोसेस का पूरा स्टेप्स, ठीक है? 7 स्टेप्स हैं आपकी बुक के अंदर। अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, टाइप्स ऑफ प्लान। सो देखिए हमारे पास ना एक होते हैं सिंगल यूज़ प्लान और कुछ होते हैं हमारे पास स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़ प्लान का क्या मतलब है? सिंगल मतलब जैसे नाम है सिंगल यानी कि वन टाइम, ठीक है? वन टाइम जो एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट होते हैं उनको हम सिंगल यूज़ प्लान बोलते हैं। ये रिपीट नहीं होते, हर साल अलग बनता है। जैसे हर साल अलग बजट बनता है, प्रोग्राम नए बनते हैं, हर साल अलग बजट आता है। तो इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक स्पेसिफिक काम होता है जिसके लिए जैसे आपने सुना आपके स्कूल में एनुअल डे आ रहा है, तो एक बार एनुअल डे आया वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके लिए जो प्लान बनेगा वो कैसा होगा? सिंगल यूज़ प्लान होगा। अब बात करें स्टैंडिंग प्लान की, ये रिपीटेड आपके प्लान होते हैं जो हर साल में काम आ जाते हैं। जैसे आपके स्कूल की कोई एडमिशन फीस या कोई क्राइटेरिया, कोई प्रोसेस होगा तो वो फिक्स है ना कि आपको एक क्या कहते हैं एडमिशन काउंसलर से मिलना होगा, ब्ला एंड ब्ला जो भी आपका प्रोसेस है, राइट? तो ये रिपिटेटिव एक्टिविटीज के लिए होता है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन टाइम के साथ हो सकती है, अदरवाइज नहीं। ज्यादातर इसके अंदर आती है हमारी पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल, राइट? ये सारे एग्जाम्पल है हमारे स्टैंडिंग प्लान के। अब हम एक-एक को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। क्या होता है भई ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव का मतलब जो भी रिजल्ट मुझे फ्यूचर में अचीव करना है, जिसके लिए मैं सारी एक्टिविटी एक्चुअली कर रही हूँ। ये मेज़रेबल होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है? देन आते हैं व्हाट आर द स्ट्रेटजीज। देखो स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव अलग है। ऑब्जेक्टिव आपका फ्यूचर रिजल्ट था, स्ट्रेटजी वे टू अचीव है, ठीक है? कि उस प्लान उस वो पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो आपने यहाँ पे बनाया है कि कैसे मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, फिर मुझे कैसे उनको अचीव करना है, क्या क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं, इन सभी से मिला के स्ट्रेटेजी बनती है। तो ये आपको हेल्प करते हैं कि आप इन्वायरमेंट के साथ कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो, चीजों को अडेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द पॉलिसीज। देखिए पॉलिसीज होती हैं आपकी जनरल गाइडलाइंस, राइट? आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाता होगा कि ये आपकी स्कूल की पॉलिसी है, हमें ये फॉलो करना है। तो ये गाइडलाइंस है जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। ये हेल्प करती है मैनेजर्स को किसी भी सिचुएशन में क्या डिसीजन होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए उस चीज के लिए। जैसे हमारे स्कूल की एडमिशन पॉलिसी होगी और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? देखो प्रोसीजर होता है जैसे सीक्वेंस 1 2 3 ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो जो सीक्वेंस होते हैं ना एक्शंस के वो आपके प्रोसीजर होते हैं। काम को एक्चुअली कैसे करना है। जैसे एक प्रोसीजर होता है बिज़नेस के अंदर कि सामान को कैसे परचेज़ करना है। ठीक है? जैसे पहले एक रिक्वायरमेंट आएगी, रिक्वायरमेंट के बाद एक ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर के बाद वो फिर टेंडर या कोटेशन जो है वो डिफरेंट सेलर्स को जाएगा। इस तरीके से एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर इज़ ऑल अबाउट सीक्वेंस ऑफ एक्शन, ठीक है? देन आता है मेथड। देखो मेथड का मतलब होता है काम को कैसे परफॉर्म करना है, लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर टास्क की बात हो रही है। प्रोसीजर का जो एक स्टेप है ना, जैसे इन्होंने कहा कि प्रोसीजर में ये, अब ये पहला स्टेप है, इस पहले स्टेप को परफॉर्म कैसे करना है वो आपका मेथड है। तो ये आपकी एफिशिएंसी के बारे में, क्योंकि जितना अच्छा आपका मेथड रहेगा उतने आप एफिशिएंट होंगे, ठीक है? देन आता है रूल। रूल्स क्या होते हैं? देखो रूल्स बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है, थोड़ी-सी रिजिड होती हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो यहाँ कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उल्टा आपको पनिशमेंट मिलती है अगर आप रूल फॉलो नहीं करते। जैसे कि नो स्मोकिंग इन ऑफिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रूल, ठीक है?
देन आता है व्हाट आर द प्रोग्राम। देखो प्रोग्राम का मतलब होता है जो भी अभी तक आपने पढ़ा ना उन सभी को इंक्लूड कर लो, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, साथ-साथ बजट, पैसा और खर्चा। तो ये जो चीज़ है ना इन सभी को मिला के जो डिटेल प्लान आपने बनाया उसी को बोलते हैं प्रोग्राम। लास्ट है व्हाट इज़ द बजट? बजट कुछ नहीं बच्चे, इसी प्रोग्राम के अंदर अगर आपने फिगर्स डाल दिए, नंबर्स डाल दिए ना, तो ये आपका बजट बन जाएगा, ठीक है? तो ये आपका सेल्स बजट हो गया, कैश बजट हो गया, ये आपका एक एग्जांपल है और कुछ नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।